हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू गाइस कि आप लोग मेरे चैनल को इतना सपोर्ट और इतना लव दिखा रहे हो। इसका क्लियर इंडिकेशन है दैट व्हाट आई एम डूइंग फॉर यू यू गाइस आर लाइकिंग इट। ओके, सो कल हमने अपने एमसीक्यू चैनल का डे 1 कंप्लीट किया था और दोपहर में अपना फंडामेंटल्स लाइव क्लास में ख़त्म कर दिया था। आज हम एमसीक्यूज़ के डे 2 पे हैं और दोपहर में 4 बजे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल गई होगी कि हम अपना एडमिशन का चैप्टर आज कवर करेंगे, राइट। गुडविल और पीएसआर में छोड़ रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि उसको हम बाद में भी कर सकते हैं, वो आसान चैप्टर्स हैं, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स डू टुडेज एमसीक्यूज। ओके गाइज, तो आज का पहला एमसीक्यू क्या है। आज का पहला एमसीक्यू है, आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है। आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। बच्चे एवरेज प्रॉफिट्स हैं कितने इस फॉर्म के दे रखे हैं। जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं जो आपको दिए हुए हैं, अ फर्म अर्न ₹1,20,000 एज एवरेज प्रॉफिट्स या एक्चुअल प्रॉफिट्स भी इसको कहते हैं। तो फर्म के एवरेज प्रॉफिट्स हैं 1,20,000। एनआरआर कितना है बच्चे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। एनआरआर है 10%। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू इस फॉर्म की कितनी होगी बच्चे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का क्या मतलब है कि असली में इस फॉर्म की क्या औकात है। असली में इस फॉर्म की औकात है 1,20,000 डिवाइडेड बाई एनआरआर यानी कि 10%। दिस कम्स टू ₹12 lakhs, राइट। तो यानी कि इस फॉर्म की वैल्यू कितनी है मार्केट में, 12 लाख रुपए। जबकि इन्होंने एक्चुअली कितना पैसा लगा रखा है। अगर हम एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड निकालेंगे, एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, विच इज 14,40,000 के इनके एसेट्स हैं। 14,40,000 के एसेट्स हैं और लायबिलिटीज कितने की है बच्चे, लायबिलिटीज है 4,80,000 की। तो इनकी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आती है, इनकी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आती है 9,60,000। आ रही है बात समझ में। तो इनकी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 9,60,000, जबकि इनकी एक्चुअल वर्थ कितनी है 12 लाख। तो अगर मैं 12 लाख में से 9,60,000 रुपए घटा दूं तो 2,40,000 रुपए जो है वो ये लोग गुडविल इंजॉय कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर है 2,40,000 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप सब लोगों को क्लियर होगा। चल सकते हैं आगे। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से समझना। मैक्सिमम बच्चे इतने आसान क्वेश्चन में भी गलती कर जाते हैं। रीजन बताऊंगा क्योंकि हम लोगों की टेंडेंसी है कि हम लोग क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते, राइट। प्री मेच्योर इवैल्यूएशन आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ रखा है, हम पूरा क्वेश्चन पढ़े भी नहीं समझ लेते हैं कि उसने हमसे मांगा क्या है। एबीसी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1:3। ये 3 पार्टनर्स हैं। सी रिटायर हो गया, सी रिटायर हो गया। हिज एडजस्टेड कैपिटल ड्यू एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज 2,20,000। तो बच्चे सी की कैपिटल ड्यू कितना है, सीज कैपिटल ड्यू ₹2,20,000, जबकि ए और बी उसको फाइनल सेटलमेंट के टाइम पे 2,20,000 रुपए दे रहे हैं। आपको क्या करना है, हिडन गुडविल निकालनी है। हिडन गुडविल सामने से क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए, फंसाने के लिए उसने हिडन गुडविल का नाम भी दे दिया। तो आप उसको कितनी पेमेंट करने वाले हैं, ए और बी उसको कितनी पेमेंट करने वाले हैं बच्चों, 2,50,000 की। कितना आया गुडविल का अमाउंट जो उसको एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, 30,000। 30,000 उसकी गुडविल का अमाउंट आ गया, ये आ गया गुडविल। मैक्सिमम बच्चे बिना क्वेश्चन पढ़े इसको 30,000 पे क्लिक कर देंगे। मैं बताता हूँ ट्रैप कहाँ पर है। यहाँ पर आपसे हिडन गुडविल ऑफ द फर्म पूछा है, ना कि सी का शेयर। 30,000 सी का शेयर है, ओके, 30,000 सी का शेयर है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। तो सी का शेयर कितना है बच्चे, सी का शेयर है क्वेश्चन के अंदर 3/6, 2 और 1 3, 3 और 3 6, यानी कि 1/2। यानी कि अगर 30,000 सी का शेयर है तो फर्म की टोटल गुडविल कितनी होगी, फर्म की टोटल गुडविल होगी 30,000 इंटू 2 इज इक्वल टू ₹60,000। आई बात समझ में। मैं टिक करूंगा, देखना कुछ बच्चों का गलत मिलेगा हमको, ठीक है ना। 60,000 इज द राइट आंसर। देखो कुछ बच्चों ने 30,000 कर दिया। ये वही एग्जाम्पल है कि कुछ बच्चों ने जल्दीबाजी में क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं और 30,000 पे टिक कर दिया। क्लियर है, हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर द एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स, द एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स विल बी
एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स, बच्चे आपको इन्वेस्टमेंट्स रिकॉर्ड करनी है। इन्वेस्टमेंट्स एक एसेट है, इन्वेस्टमेंट्स एक एसेट है। अगर आपको एसेट रिकॉर्ड करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट्स को करना पड़ेगा डेबिट, राइट, इन्वेस्टमेंट्स को करना पड़ेगा डेबिट। क्रेडिट कौन सा अकाउंट होएगा बच्चे? रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसकी डेबिट साइड पे आपके सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आएंगे और क्रेडिट साइड पे सारी इनकम्स या गेन्स होंगे। बताओ, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अगर फर्म को मिल जाए, आपको अपनी जेब में पड़े हुए पैसे मिल जाए, आप अपनी ड्रॉर अलमारी साफ कर रहे हो, आपको कुछ शेयर सर्टिफिकेट्स मिल जाए, यानी आपकी अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट मिल जाए, तो वो आपके लिए फायदे की बात है कि नुकसान की बात है? फायदे की बात है। तो फायदे में कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना आपको? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चे? आपकी एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा ऑप्शन है? डेबिट इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट एंड क्रेडिट रीवैल्यूएशन अकाउंट इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? अच्छा जी, ये एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है। जिन बच्चों को नहीं पता, जिनको पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता वो सीख लें क्या कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होती है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होती है कंपनी की रूल बुक। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है बच्चे? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी की रूल बुक होती है। इसमें सारे रूल बुक्स होते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हो आप, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है ये, ठीक है। अब हर कंपनी चाहे तो अपना अलग एओए बना सकती है, लेकिन अगर कोई छोटी कंपनी है जिसको अभी अपना एओए बनाने की जरूरत नहीं है तो वो डायरेक्ट कंपनीज एक्ट 2013 की टेबल एफ के अंदर जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं उनको एज इट इज अडॉप्ट कर सकती है, उनको एज इट इज अडॉप्ट कर सकती है, टेबल एफ के अंदर जो प्रोविजंस लिखे हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिन बच्चों को आता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आता वो आज के बाद इसको याद रखना। टेबल नंबर एफ, टेबल नंबर एफ इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? चलें आगे। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, बच्चों अगर क्वेश्चन साइलेंट है, if the question is silent, it is assumed that amount of securities premium is collected with the application money, allotment money, call money at any stage। बच्चे क्वेश्चन अपनी मर्जी से आपने देखे होंगे शेयर कैपिटल के क्वेश्चन, जब क्वेश्चन चाहे तो वो चाहे तो एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम दे सकता है, चारों स्टेजेस में भी बांट सकता है, सिर्फ कॉल्स पे भी आ सकते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन साइलेंट है और हमको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शेयर जो इशू है 10 रुपीज प्लस 2 रुपीज प्रीमियम, तो ये 2 रुपए हमको कहां पर लेने होंगे? ऑटोमेटिकली अगर हमें एज्यूम करना पड़ जाए तो ये 2 रुपए बेटा हम अलॉटमेंट वाली स्टेज पर लेंगे। क्लियर है? क्लियर है क्वेश्चन? ये 2 रुपए अगर क्वेश्चन साइलेंट है और हमें एज्यूम करना पड़ेगा तो हम इस 2 रुपए को अलॉटमेंट की स्टेज पर लेंगे। क्लियर है बच्चों? आगे चल सकते हैं। नाउ अभी अभी आपने देखा था, अभी देखा था, मैंने बताया था कि अगर किसी कंपनी का अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो वो टेबल एफ को एज इट इज अडॉप्ट कर सकती है। अब टेबल एफ के अंदर बच्चे पूछा गया क्वेश्चन में क्या? एज पर टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द कंपनी इज लाइबल टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एट द रेट ऑफ -% पर एनम। कंपनी ने अगर कॉल्स इन एडवांस ली है तो कंपनी उस पर इंटरेस्ट कितने रेट पर देगी? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? टेबल एफ में अगर शेयर होल्डर्स ने कॉल्स इन एरियर्स किया है तो कंपनी उनसे कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है, मैं बता दूं। एक का रेट है 10% और एक का रेट है 12%। तो ये 1 और 15 वाली तो ऑप्शन ही खराब है, बिना बात के दे रखी है। तो आपको याद क्या रखना है? एक का रेट है 10% और एक का रेट है 12%। बच्चे कॉल्स इन एडवांस जब होगा, कॉल्स इन एडवांस जब होगा तब कंपनी शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट देगी। क्यों? क्योंकि इन शेयर होल्डर्स ने पैसा जल्दी जमा करा रखा है तो कंपनी इंजॉय कर रही है उस पैसे को, तो इंटरेस्ट कौन देगा? कंपनी देगी। और जब कॉल्स इन एरियर्स होगा उस केस में शेयर होल्डर्स जो होंगे वो कंपनी को इंटरेस्ट दे रहे होंगे, राइट? क्यों? क्योंकि इन्होंने शेयर होल्डर्स ने एरियर्स कर रखे हैं, पैसे बनते हैं इनके और ये दे नहीं रहे, तो ये एंजॉय कर रहे हैं पैसे को लेकर के, तो ये इंटरेस्ट करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे।
तो हमको रूल क्या याद रखना है बच्चे इसको, इसके अंदर कि कंपनी जो है वो रिच है, कंपनी जो है वो तो बहुत बड़ी कंपनी होती है, बहुत बड़ी कंपनी होती है तो रिच है, और ये शेयर होल्डर्स बेचारे थोड़े से पुअर होते हैं कंपनी से कंपेयर करें तो जो रिच होगा वो 12% इंटरेस्ट रेट देगा, और जो पुअर होगा बेचारा उससे 10% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ये एक रटने का तरीका है, अदरवाइज बच्चे 12 और 10 में कंफ्यूज रहते हैं। तो आज के बाद आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप बोलो कंपनी तो बहुत रिच है, उसका तो कुछ जाता नहीं है, तो वो 12% इंटरेस्ट देगी, और शेयर होल्डर्स बेचारे बहुत पुअर है तो वो 10% इंटरेस्ट देंगे। ठीक है जी। तो पहले का आंसर होगा आपका कॉल्स इन एडवांस का 12%, और अगले क्वेश्चन में आपका आंसर होगा 10%। क्लियर है बच्चों, चल सकते हैं आगे। वेरी गुड। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार बच्चों को गलत करते देखा है, बच्चे इसमें फंस जाते हैं। समझते हैं जरा क्वेश्चन के अंदर क्या है। ऑन अ शेयर ऑफ ₹10, बच्चे 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए का प्रीमियम भी है। ठीक है, तो शेयर कैसे है, शेयर की वैल्यू कैसे है, 10 रुपए प्लस 2 रुपए का प्रीमियम। द होल अमाउंट इज कॉल्ड अप, बच्चे सारा अमाउंट कॉल हो चुका है, सारी कॉल्स हो चुकी है, सारी कॉल्स हो चुकी है। मैंने क्या बोला, हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लो 2 रुपए की एप्लीकेशन है, 3 और 2 रुपए की अलॉटमेंट है, बचा कितना, 3 और 2 5, और 5 रुपए की कॉल है, 5 रुपए की कॉल है। राइट, क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ 7 रुपए रिसीव हुए हैं, 7 रुपए रिसीव हुए हैं, तो बताओ शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा। 7 रुपए रिसीव हुए बच्चे, थोड़ा सा इसको ठीक करना पड़ेगा क्वेश्चन को, थोड़ा सा हमको इसको ठीक करना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड, हम इसको मान लेते हैं 3 रुपए की कॉल बची हुई है, और यहाँ पर 3 और 2 5, ये 5 रुपए मान लेते हैं। ठीक है, इसकी क्या एंट्री करी होगी आपने इनिशियली, सबसे पहले एंट्री करी होगी अपने बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 2 रुपए 2 रुपए, इसको ट्रांसफर कर दिया होगा शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 2 रुपए चले गए। ठीक है, दूसरे में क्या एंट्री करी होगी, सेकेंड स्टेज पे आपने एंट्री करी होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। टोटली एंट्री 7 रुपए से आई होगी, 5 रुपए यहाँ पर और 2 रुपए यहाँ पर, ये भी आपको बैंक में रिसीव हो गया, यहाँ तक तो कोई एरियर्स ही नहीं है। तीसरी एंट्री बच्चे आपने क्या करी होगी, तीसरी एंट्री आपने करी होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट 3 रुपए टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 रुपए, और लास्ट में आपको जब एरियर्स हुए होंगे तब आपने क्या एंट्री पास करी होगी, तब आपने एंट्री पास करी होगी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 3 रुपए 3 रुपए। अब देख के ऐसा लगता है, जब बच्चे से पूछा जाता है कि 7 रुपए रिसीव हुए तो शेयर कैपिटल में कितना आएगा, तो बच्चा 7 रुपए इसका आंसर मार देगा। जबकि आप अगर यहां से चेक करोगे तो आपके शेयर कैपिटल में कितने रुपए पड़े हुए हैं बच्चे, शेयर कैपिटल में 2 रुपए तो ये पड़े हुए हैं, 5 रुपए ये पड़े हुए हैं, 5 और 2 7, और 3 रुपए ये पड़े हुए हैं। क्या आपने कैंसिल करे? नहीं। तो आपकी शेयर कैपिटल में जब तक शेयर्स फोरफीट नहीं होते, जब तक शेयर्स फोरफीट नहीं होते, आपकी शेयर कैपिटल में कितने रुपए पड़े हुए बच्चे, आपकी शेयर कैपिटल में 10 रुपए पड़े हुए हैं। राइट, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्या है, व्हेन अ कंपनी इशू शेयर्स, ये रूल की बात हो रही है, ये आपकी किताब की बात नहीं हो रही। किताब में क्या था, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, यहाँ पर क्वेश्चन इज साइलेंट की बात नहीं है, ये कंपनीज एक्ट के बारे में बात हो रही है, प्रोविजंस के बारे में। अगर कंपनी शेयर्स प्रीमियम पर इशू करती है, देन अमाउंट ऑफ प्रीमियम में बी रिसीव्ड बाय द कंपनी एट विच स्टेज। बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसको अलॉटमेंट लिख करके आते हैं, कंपनी किस किस स्टेज पे आपसे प्रीमियम रिसीव कर सकती है। आपने खुद क्वेश्चन में देखा है, चारों स्टेजेस पे भी प्रीमियम आ सकता है। चाहे तो सारा प्रीमियम एक स्टेज पे आ सकता है, चाहे तो 2 पे आ सकता है, चाहे 3 पे आ सकता है, चाहे एप्लीकेशन अलॉटमेंट या जितनी मर्जी कॉल्स पे कंपनी शेयर प्रीमियम को डिवाइड कर सकती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, when a company issues shares at premium, amount of premium may be received by the company along with application, yes, along with allotment, yes, along with calls, yes, and along with any of the above, yes। तो किसी भी स्टेज पे कंपनी चाहे तो प्रीमियम मंगा सकती है। ठीक है जी।
ये लास्ट क्वेश्चन है। मैंने कल 15 क्वेश्चंस करे थे, वीडियो बहुत लंबी जा रही थी, मैथ्स का पेपर है आप लोगों का, मैं समझ सकता हूँ आप इतनी लंबी लंबी वीडियोस देखने में आपको परेशानी हो रही होगी, तो मैंने आज 10 एमसीक्यूज ही रखे हैं इसके अंदर, और ये सारे एमसीक्यूज आप जाकर के खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो। एमसीक्यू चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जा सकते हो, चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके उसको ज्वाइन करके ये एमसीक्यूज खुद कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो चैनल के लिंक को और मेरे यूट्यूब के लिंक को, और इसी तरह सपोर्ट दिखाते रहोगे तो मैं और अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। ठीक है गाइज, कॉल्स इन एरियर्स इज अ डैश अकाउंट, ये 11th में आते हैं जनरली इस तरह के क्वेश्चंस, नॉमिनल रियल पर्सनल, लेकिन आपको पता होना चाहिए बच्चे कॉल्स इन एरियर्स कौन सा अकाउंट होएगा। कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री क्या डालते हैं हम लोग, अभी अभी मैंने बताया था, कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री होती है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी पिछले एग्जांपल में लिया था 3 रुपए 3 रुपए, ये डेबिट हो रहा है। डेबिट अकाउंट कौन सा हो सकता है, या तो एसेट अकाउंट होगा या तो एक्सपेंस अकाउंट होगा। बच्चे यहाँ पर एक्सपेंस का तो मतलब ही नहीं है, ये कौन सा अकाउंट है, एसेट अकाउंट है। एसेट अकाउंट ये बैलेंस शीट में नजर आएगा कैसे, अगर मैं 11th क्लास की बैलेंस शीट बनाऊंगा तो ये मेरे एसेट्स हैं कॉल्स इन एरियर्स, और अगर मैं क्लास 12th की बैलेंस शीट बनाता हूँ, क्लास 12th में वर्टिकल बैलेंस शीट बनाता हूँ अगर कंपनीज की, तो मैं यहाँ पर जो मेरा शेयर कैपिटल चल रहा होता है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, उसमें सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिख करके इसको लेस कर देता हूँ, कॉल्स इन एरियर्स को लेस क्यों कर देता हूँ, बेसिकली क्योंकि ये एसेट होता है और मेरे को इसको इस साइड दिखाना होता है, तो मैं इसको इस साइड दिखाने के चक्कर में यहाँ से लेस कर देता हूँ, राइट। तो ये एसेट अकाउंट है। अब एसेट अकाउंट आपने पढ़ रखा है कि सारे एसेट अकाउंट रियल अकाउंट्स होते हैं, लेकिन विद एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या थी बच्चे, एक्सेप्शन थी कि डेटर्स, डेटर्स जो होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट, सॉरी पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। डेटर्स कौन से अकाउंट्स होते हैं, डेटर्स पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसी तरह से ये जो कॉल्स इन एरियर्स है, ये जो कॉल्स इन एरियर्स है, दे आर नथिंग बट योर डेटर्स काइंड ऑफ थिंग। ये सब लोग किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बच्चे ये जो अकाउंट आएगा ये आपका आएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, यानी कि पर्सनल अकाउंट। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए, वैसे आता नहीं है, लेकिन आपको जब आप एंट्रीज कर रहे होते तो आपको पता होना चाहिए कि कॉल्स इन एरियर्स किस तरीके का अकाउंट है बच्चे। कॉल्स इन एरियर्स इज अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो आज के लिए इतने एमसीक्यूज इनफ है, आज के लिए इतने ही एमसीक्यूज है मेरे पास। तो प्लीज इन सबको प्रैक्टिस कीजिए और दोपहर को 4 बजे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की क्लास को ज्वाइन कीजिए। ठीक है गाइज, ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, और मेहनत करते रहो, राइट। आई हैव नथिंग मच टू से, बस मेहनत करते रहो। थैंक यू।